तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इसके बारे में सुव्यवस्थित जानकारी हमारे पास आई कैसे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सुव्यवस्थित जानकारी हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं थी। हमने इतिहास की जानकारी के स्रोतों के आधार पर कई सारे अनुमान लगाए हैं और अनुमानों के आधार पर ही हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा रहा होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने वाले स्रोत कौन से हैं। तो इन स्रोतों को बांटा गया है दो भागों में। सबसे पहले होते हैं पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे होते हैं लिटरेरी या साहित्यिक सोर्सेज। देखिए, पहले बात करेंगे हम पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किया जाता है सबसे पहले तो अवशेषों को, यानी कि रिमेन्स। कई बार हमने देखा है कि खुदाई में कई बार हमें मूर्तियाँ मिलती हैं या हड्डियाँ मिलती हैं, कई सारे औजार मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें रिमेन्स कहा जाता है और इन रिमेन्स की कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता करते हैं कि ये किस समय के रहे होंगे। इनके बाद शामिल किया जाता है इंस्क्रिप्शंस को, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। देखिए, अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्तंभलेख यानी कि पिलर एडिक्ट, शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट, या गुहालेख हो सकते हैं यानी कि इंस्क्रिप्शंस इन द केव्स। इन सभी अभिलेखों से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में कौन कौन से राजवंश रहे हैं, कौन कौन से शासक रहे हैं, उनके काल के कई सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्यों की जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में शामिल की जाती हैं मुहरें यानी कि सील्स। मुहरें हो गई, सील्स हो गई, या मैं कह लूँ करेंसीज यानी कि मुद्राएं, सिक्के और मोहरें। इन सभी से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य कैसा रहा होगा, आंतरिक व्यापार कैसा रहा है और विदेशी व्यापार कैसा रहा होगा। तो इन सभी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें इतिहास की कथा को जोड़ने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद हम आ जाते हैं साहित्यिक स्रोतों पर। तो देखिए, साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में पढ़ा जाता है। पहले होते हैं भारतीय साहित्य और दूसरे हैं विदेशी साहित्यिक स्रोत। देखिए, भारतीय स्रोतों की अगर मैं बात करूं तो हम उन स्रोतों की बात कर रहे हैं जो भारतीय ऑथर्स के द्वारा ही लिखे गए हैं। देखिए, इनमें होते हैं कुछ तो धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल किया जाता है वेदों को, पुराणों को, स्मृतियों को। इन सभी से हमें पुराने राजवंशों की, पुरानी सामाजिक सभ्यताओं की, कल्चर की हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके बाद मैं आ जाऊँ बौद्ध ग्रंथ, जैसे कि जातक कथाएं या त्रिपिटक। इनसे भी उस समय के धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि उस समय धार्मिक सिद्धांत क्या फॉलो किए गए या समाज किन वर्गों में बटा था। इन सब की जानकारी हमें इन धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। इसके बाद हम और आगे देखें तो जैन ग्रंथ, जिन्हें हम आगम के नाम से जानते हैं। आगम में भी कई प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ, कई सारे राजवंश, कई सारे गणतंत्र, लोकतंत्र, क्लैंस, इन सभी की काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसके अलावा अगर हम धार्मिक ग्रंथों में आगे बढ़ें तो दक्षिण भारतीय स्रोत को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिन्हें हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तमिल भाषा में लिखा गया स्रोत है जो दक्षिण भारत की काफ़ी सारी जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। देखिए, इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त कई अन्य रचनाएं हैं। जैसे अगर मैं एक रचना ले लूँ, काफ़ी फेमस प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना, तो वो है कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पे आधारित है। राजनीति विषय के बारे में काफ़ी जानकारी देता है और ये बताता है कि प्राचीन भारत में राजनीति का स्वरूप कैसा रहा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थशास्त्र में बताया गया राजनीति का स्वरूप आज तक भी वर्तमान समय में भी कई जगहों पर परिलक्षित होता है। इसके अलावा मैं देखूं तो कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगिणी, जो सबसे ऊपर नॉर्थ में कश्मीर पर लिखा गया साहित्यिक स्रोत है, जिससे कश्मीर के राजवंशों के बारे में, कश्मीर की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा कई सारी प्रेम कथाएं लिखी गई हैं। प्रेम कथाओं के माध्यम से भी प्राचीन भारत को समझाया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं लूँगी मालविकाग्निमित्रम। इस प्रकार की कई धार्मिक प्रेम कहानियां हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन भारत कैसा रहा होगा। इसके अलावा अब अगर मैं आ जाऊँ विदेशी स्रोतों पर, तो विदेशी स्रोतों में हम शुरुआत करेंगे यूनानी लेखकों से। जैसे कि सिकंदर के समय या सिकंदर के समकालीन आए हुए कई यूनानी लेखकों ने बहुत सारी जानकारी प्राचीन भारत के बारे में हमें अवेलेबल की है अपने ट्रैवल अकाउंट्स में। इसके बाद हम देखें तो रोमन ट्रैवलर्स, जैसे कि मैं बात करूंगी सबसे फेमस ट्रैवलर या सबसे फेमस जो रोमन लेखक रहे हैं वो हैं टॉलेमी के अलावा स्ट्रैबो। इन दोनों की रचनाओं के बारे में आप क्या जानते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके बाद हम देखें तो चीनी और अरबी यात्री, जिनमें काफ़ी फेमस नाम लिए जाते हैं, जैसे हैंसोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, इन लोगों ने भी
उत्तर भारतीय प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ अपने ट्रैवल अकाउंट में हमें अवेलेबल कराया है, जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि प्राचीन भारत उस समय कैसा रहा होगा। इसके अलावा हम देखें तो कई अन्य यात्री आए हैं जो आधुनिक भारत तक आते रहे और कई सारी जानकारी भारत के बारे में हमें विदेशी साहित्यिक स्रोतों से भी प्राप्त हुई है। तो अब हमने देखा कि इतिहास की जानकारी के स्रोत हमारे पास कितने सारे हैं। इन स्रोतों के आधार पर हमने कई अनुमान लगाए और अपनी अनुक्रमिक कथा को हमने आगे जोड़ा है। इन्हीं स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा के नाम से, और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिक एरा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक एरा या प्रागैतिहासिक काल क्या है। ये वो समय रहा है जब हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो अवेलेबल है, लेकिन इस समय का कोई भी लिखित साहित्यिक या लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए, अगर मैं इस काल का एग्जाम्पल लूँ या पुरातात्विक स्रोतों का एग्जाम्पल लूँ तो इस काल के कई उपकरण, कई पत्थर के औजार हमारे पास अवेलेबल हैं, और इस काल का सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण युग या स्टोन एज। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा पर, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। ये वो समय रहा है जिस समय के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन साहित्यिक स्रोतों की लिपि हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, और इस काल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम देखें ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एरा। हिस्टोरिक एरा वो समय है जब हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ने में, उनकी लिपि को समझने में हम सक्षम हैं। ये समय शुरू होता है वैदिक काल से। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एरा। देखिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि प्री हिस्टोरिक एरा में हम पढ़ते हैं पाषाण युग, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन एज। देखिए, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इस काल को पत्थरों का युग या पाषाण युग क्यों कहा गया? वो इसीलिए क्योंकि इस काल की या इस काल से संबंधित खुदाई में जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से सर्वाधिक अवशेष हमें पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं, और इन औजारों के माध्यम से ही हमने उस काल के मानव प्रयासों के बारे में जाना है। यही कारण है कि इस काल को पाषाण युग या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। स्टोन एज वो समय रहा है जब मानव ने पशु योनि से मनुष्य योनि तक का सफर तय किया है। यानी कि हम जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है कि मानव पहले जिस अवस्था में अभी है वैसा नहीं था, परंतु 4 पैरों पर चलता हुआ बंदर के समान दिखने वाला कोई व्यक्ति था। लेकिन आगे चलकर मानव विकास के क्रम में उसने वर्तमान जो काया है वो प्राप्त की है। ये जो समय रहा है, पाषाण युग का समय रहा है। देखिए, पाषाण युग बहुत लंबी अवधि रही है। लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि मानव के अस्तित्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय, जो कि बहुत लंबा काल है। इस लंबे काल को पढ़ने के लिए, या मैं कहूँ इस काल में या इस काल से संबंधित जो साक्ष्य हमारे पास हैं, जो पत्थर के औजार हमारे पास हैं, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो इन विभिन्नताओं को देखते हुए इस काल को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, दूसरा हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल, यानी कि पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पेलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण से। देखिए, यहाँ पुरापाषाण का मतलब है पुराना पत्थर, अर्थात जो सबसे पहले प्राप्त हुए पत्थर के औजार हैं वो जिस काल से संबंधित है उस काल को हम जानते हैं पुरापाषाण काल के नाम से। देखिए, पेलियोलिथिक काल जो रहा है वो इतिहास में सबसे लंबी अवधि का कालक्रम रहा है, जिसे पढ़ा जाता है मानव के आरंभ से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। देखिए, ये एक बहुत लंबी अवधि है, और इस अवधि में जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि औजारों की बहुत सारी विभिन्नताएं मिली हैं, और इनके आधार पर इस काल को भी अन्य 3 भागों में पढ़ा जाता है, जैसे कि निम्न पुरापाषाण काल दैट इज लोअर पेलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल विच इज मिडिल पेलियोलिथिक एज, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल यानी कि अपर पेलियोलिथिक एज। इन तीनों कालों की विशेषताएं अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम निम्न पुरापाषाण काल। देखिए, ये मानव का सबसे आरंभिक या इनिशियल फेज रहा है, जब मानव पूर्णतया नग्न काया में रहता था, कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था, इसके अलावा मरे हुए पशुओं का कच्चा मांस खाता था। इस प्रकार का जीवन यापन मनुष्य ने इस समय शुरू किया था। इसके बाद इसी काल में आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य ने ये सीख लिया कि अगर उसे आगे शिकार करना है या पशुओं का मांस खाना है तो उसे पत्थर के औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाना मनुष्य ने इसी काल में शुरू किया। और इस काल के प्रमुख औजार जो आपको देखने को मिलते हैं वो है पेबल के अलावा आप देखते हैं चॉपर और चॉपिंग टूल।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेबल की, तो पेबल उन पत्थरों को कहा जाता है जो पानी के बहाव में रगड़कर चिकने और सपाट हो जाते हैं। ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल ठोकने, पीटने, किसी चीज़ को तोड़ने, ऐसी चीज़ों के लिए किया गया। धीरे धीरे पशुओं को मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया और ये बात समझ में आ गई कि थोड़े से धारदार हथियार की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, जिसके लिए आगे चलकर बनाए गए चॉपर। चॉपर पेबल से ही बनाए गए हैं, जिनका एक सिरा नुकीला कर दिया जाता था ताकि शिकार करने में, पेड़ों को काटने में या मिट्टी को खोदने में आसानी हो जाए। इसके बाद अगर हम देखें चॉपिंग टूल, तो चॉपिंग टूल भी इसी प्रकार का हथियार है जो और थोड़े नुकीले हैं और दो तरफ से नुकीले बनाए गए हैं। इस प्रकार के हथियारों को बोला जाता था चॉपिंग टूल। ये मुख्य औजार इस काल में देखने को मिलते हैं और इस काल की प्रमुख जो साइट्स जो भारत में हैं, भारत की पेलियोलिथिक साइट्स की जानकारी आपको मैप में दिखाई जा रही है। अगर मैं मुख्य जगहों की बात करूं तो सबसे पहला नाम मिलूंगी सोहन घाटी। सोहन जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इस नदी के किनारों पर इस काल के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और यही कारण है कि इस काल को आप सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। के बाद अगर मैं आ जाती हूँ मध्यपुरा पाषाण काल पर, तो इसे बोला जाता है मिडिल पेलियोलिथिक। ये थोड़े से आगे का समय है जब मानव को ये समझ में आ गया कि पत्थरों का इस्तेमाल सूझबूझ से करना पड़ेगा और इस काल में सर्वाधिक औजार जो बनाए गए वो क्वार्ट्जाइट पत्थर के बनाए गए और नुकीले पत्थर बनाने की कोशिश की गई और नुकीले औजार बनाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे पेड़ों की छाल छीलने के लिए खुरचनी का इस्तेमाल समझ में आया। यदि पशुओं को मारकर खा रहे हैं तो उनकी जो स्किन है, उनकी जो छाल है वो भी निकालनी पड़ेगी, ये समझ में आया और इन पर्पस से, विशेष ऑब्जेक्टिव से नए औजारों का निर्माण किया गया जो इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए इस काल में अगर मैं देखूं तो 3 प्रकार के औजार बनाए गए हैं। सबसे पहले कोर टाइप, दूसरे हैं फ्लेक टाइप और तीसरा है ब्लेड टाइप। ये तीनों कैसे औजार हैं मैं सबसे पहले इनका जिक्र करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कोर टाइप औजारों की। ये इस प्रकार के औजार होते थे जो आकार में थोड़े लंबे होते थे और ऊपर की ओर थोड़े तिकोने होते थे। इन औजारों का इस्तेमाल जनरली शिकार करने के लिए या फिर ज़मीन को खोदने के लिए किया जाता था और पेड़ काटने के लिए। पर ध्यान देने की बात, ये बहुत ज़्यादा नुकीले हथियार नहीं थे और आगे चलकर समझ में आया कि इन्हें और नुकीला करने की या पतला करने की ज़रूरत है और इसी क्रम में अगले औजार बनते हैं फ्लेक टाइप हथियार, जिन्हें आप बोलते हैं फलक औजार। फलक औजार एक तरफ से काफ़ी पतले और नुकीले होते थे ताकि पेड़ों को काटने में या छीलने में आसानी हो जाए। और इसके बाद तीसरा आप पढ़ते हैं फ्लेक नुमा हथियार। इसके बाद तीसरा आप पढ़ते हैं ब्लेड नुमा औजार, जो लगभग ब्लेड की तरह ही पतले और तीखे होते थे ताकि पेड़ों को काटने या कुल्हाड़ी बनाने में आसानी हो जाए। इस प्रकार के औजार इस काल की विशेषताएं रही हैं। याद रहे इस काल में तीनों प्रकार के औजार बनाए गए हैं, कोर टाइप, फ्लेक टाइप एंड ब्लेड टाइप। और सबसे ज़्यादा औजार जो इस काल में मिले हैं वो हैं फ्लेक टाइप के और यही कारण है कि इस काल के समय को आप फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इस काल की प्रमुख साइट्स जो इंडिया में मिली हैं वो आपको मैप में दिखाई जा रही हैं। अगर मैं प्रमुख साइट्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम मैं लूँगी मध्य प्रदेश का भीमबेटका। इसके अलावा इलाहाबाद की बेलन घाटी। ये 2 जगहें काफ़ी ज़्यादा मुख्य हैं इस काल की साइट्स में। इनके अलावा अन्य जो साइट्स हैं वो आपको मैप में दिखाई गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों का डिस्कशन हमने अभी किया है, चाहे मैं औजारों की बात करूँ, चाहे मैं साइट्स की बात करूँ या चाहे मैं इनके डिवाइडेशन की बात करूँ, सभी कुछ आपको PDF फॉर्म में मैं अवेलेबल करा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकेडमी की वेबसाइट की लिंक दी गई है विच इज़ www.vishwasacademy.com। आप वहां जाएं और वहां जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स के फॉर्म में सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहां से आगे बढ़ती हूं तो हम देखते हैं उच्च पुरा पाषाण काल विच इज़ नोन एज अपर पेलियोलिथिक एज। देखिए इस काल में मानव और थोड़ा सा विकास क्रम की गति में आगे बढ़ता है और हम देखेंगे कि इस काल में मानव ने काफ़ी कुछ विकसित कर लिया है। उसे ये समझ में आने लगा है कि हथियारों का सही फॉर्म क्या होना चाहिए। इस काल में कृषि भी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है और हमने देखा कि इस काल में हमें हंसिए जैसे औजार के साक्ष्य मिले हैं। हंसिए से फसलों को काटा जाता है। इस प्रकार का एक जो औजार है उसे हंसिया बोलते हैं। इसके अलावा ये भी हड्डियों का इस्तेमाल भी इस काल में शुरू हो गया और जो कुल्हाड़ी, हस्त कुठार या हैंड एक्स जिसे बोलते हैं, हड्डी में पत्थर को फंसाकर बनाई गई ताकि पेड़ों को काटने में आसानी हो और ज़्यादा पावर के साथ इसे इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार का जो विकास है वो उच्च पुरा पाषाण काल में देखते हैं और इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो भी आपको मैप में दिखाए गए हैं। आप मैप से देखकर वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि मैं देखूं कि उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमुख
साक्ष्य हमें किन साइट्स से मिले हैं, तो मैं विशेष तौर पर नाम लूँगी बेलन घाटी का। बेलन घाटी से काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य इस काल के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का इनाम गांव और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश का भीमबेटका और बागौर, इन जगहों से उच्च पुरापाषाण काल के मैक्सिमम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो भी साइट्स हैं वो आपको मैप में दिखाई गई हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अगला काल जो हम पढ़ते हैं वो है मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज। देखिए, ये मानव के विकास क्रम का अगला हिस्सा है जिसे आप देखते हैं 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5,500 ईस्वी पूर्व तक। देखिए, इस काल में मानव ने जो अभी तक गुफाओं में रह रहा था, गुफाओं से निकलकर घास फूस की छोटी मोटी झोपड़ियां बनाना सीख ली थी। अभी तक जो मानव केवल कच्चा मांस खा रहा था, अब उसने फल, कच्चा मांस के साथ साथ जो जलीय जीव हैं जैसे कि मछली, केकड़ा आदि का भी सेवन शुरू कर दिया है। धान की खेती के साक्ष्य भी इस काल में देखने को मिलते हैं। इस काल में मानव ने शिकार के लिए धनुष बाण भी डेवलप कर लिया था। और इस काल की प्रमुख विशेषता, जैसे कि हमने पिछले काल में भी देखा कि मानव ने सूझबूझ डेवलप कर ली थी कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए किस प्रकार का औजार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो इस काल में भली भांति देखने को मिलता है धनुष बाण के माध्यम से। उन्होंने दूर से ही शिकार करना सीख लिया, धनुष बाण का इस्तेमाल करना सीख लिया, कंदराओं यानी कि गुफाओं से निकलकर अब धीरे धीरे झोपड़ियों में रहना सीख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि के साक्ष्य भी इस काल में मिलते हैं। कृषि के साक्ष्यों के अलावा हम देखेंगे कि सामूहिक बसाहट यानी कि जो कलेक्टिव ड्वेलिंग होती है उसकी शुरुआत भी इस काल से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस काल के अगर मैं औजारों की बात करूं तो औजारों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया और भी छोटा हो गया। देखिए, औजार उन्हीं 3 प्रकार के रहेंगे, कोर टाइप, फ्लेक टाइप एंड ब्लेड टाइप, लेकिन उनका आकार बदल गया है। अब आकार थोड़ा सा ज्योमेट्रिक हो गया है, यानी कि इस काल के जब औजार आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर टाइप के औजार। इस काल के प्रमुख औजारों की अगर बात करें तो वो हैं अर्धचंद्राकार हंसिया जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ से खुरचनी और तक्षणी प्राप्त हुई है यानी कि स्क्रैपर्स जो यहाँ से मिले हैं वो भी काफ़ी उन्नत तकनीक से बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुपालन की शुरुआत भी इस काल से शुरू हो गई है। मीजोलिथिक एरा के प्रमुख स्थल भी आपको मैप में दिखाए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके प्रमुख स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। काल के प्रमुख स्थलों में हम देखेंगे बेलन घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका और बागौर, ये मुख्य स्थल हैं। इसके अलावा जो भी स्थल हैं वो मैप में हैं, आप अपने नोट्स मैप से देखकर बना सकते हैं। अगले काल की अगर मैं बात करूं तो उसे हम जानते हैं नियोलिथिक पीरियड के नाम से या नियोलिथिक एरा, जिसे हिंदी में कहा जाता है नवपाषाण काल। ये मानव के विकास का सबसे उन्नत काल रहा है, जब मानव पूरी तरीके से 2 पैरों पर चलने वाले मनुष्य के रूप में सामने आ गया। इस काल में आग की भी खोज हो चुकी थी, यानी कि अब कच्चा मांस खाने की ज़रूरत नहीं थी, अब मांस को पकाना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा सामूहिक, जैसे मैंने पिछले पीरियड में बात की थी कि सामूहिक बसाहट की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आपको बसाहट के साथ साथ सुव्यवस्थित बस्तियां भी देखने को मिलती है और कल्चर डेवलपमेंट का भी रॉ फॉर्म इस काल में देखने को मिलता है। इस काल के प्रमुख औजारों की बात की जाए तो इस काल के औजार बहुत ही सपाट और पॉलिश्ड उपकरण इस काल की प्रमुख विशेषता बताए जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो बेलन घाटी, सोन घाटी तथा छोटा नागपुर का पठार, स्पेशली मैं जगह का नाम लूंगी झारखंड का सिंह भूमि, इन 3 स्थानों पर सर्वाधिक साक्ष्य इस काल के प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिल रहे हैं इसमें हम साउथ इंडिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। साउथ इंडिया का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस काल के पुरातात्विक स्रोतों का गढ़ रहा है, जहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आपको मैप में दिखाई गई है। चलिए, इस काल के बाद अगर मैं मानव विकास क्रम में और आगे बढ़ूं तो अगला काल जो आपके सामने आता है वो आता है ताम्रपाषाण काल। देखिए, अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल की तो इसकी शुरुआत नवपाषाण काल के अंत से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि नवपाषाण काल के अंत में मानव ने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया था, जिसमें सर्वाधिक यूज की गई धातु है तांबा यानी कि कॉपर, और उसी के नाम पर अगले पीरियड को हम जानते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि तांबे और पत्थरों का इस्तेमाल जिस काल में साथ साथ किया गया उसे बोला जाता है ताम्रपाषाण काल, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है चाल्कोलिथिक एरा। देखिए, चाल्कोलिथिक एरा की अगर बात की जाए तो इस काल में चूंकि मानव प्रयासों से मानव ने एक बसाहट क्रिएट कर ली है, संस्कृतियां बना ली हैं, तो इस काल में 4 विशेष संस्कृतियां पढ़ी जाती हैं। सबसे पहला मैं नाम लूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की कायथा संस्कृति। कायथा उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ और तांबे के कई सारे औजार प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति रही होगी।
प्लस कार्बन डेटिंग से भी इस बात की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अगर मैं अगली संस्कृति की बात करूं तो वो है बनास, जो कि उदयपुर राजस्थान को बिलोंग करने वाली संस्कृति है। यहाँ से भी तांबे के कई उपकरण, तांबे का दीपक, तांबे की चूड़ियाँ, इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति रही होगी। प्लस इसकी एक और विशेषता बताई जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास की ही संस्कृति है। इसके अलावा अगला नाम मैं लूँगी जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का। ये भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति रही है और यहाँ की विशेषता, यहाँ पे एक बड़ा दुर्ग मिला जो आसपास खाई से घिरा हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर सामूहिक बसाहट और बस्तियों की शुरुआत हो चुकी थी और एक नए कल्चर की तरफ ये लोग आगे बढ़ चुके थे। यहाँ से भी ताम्रपाषाण काल के कई औजार प्राप्त हुए हैं और तांबे की कई वस्तुएं प्राचीन कालीन प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अंतिम मैं नाम लूँगी मालवा संस्कृति, जो कि कायथा के बाद ही मध्य प्रदेश में डेवलप हो रही है। ये थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के आसपास का काल रहा है, जहाँ से कृषि के काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं। और कृषि से मुझे याद आया कि महाराष्ट्र का जो इनाम गांव है, वहाँ से जितने इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विश्व में अन्य किसी साइट से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये 4 संस्कृतियाँ पढ़ी जाती हैं ताम्रपाषाणकालीन एरा में। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से और आगे बढ़ूँ तो आखिरी काल आप पढ़ते हैं मेगालिथिक एरा, जिसे आप बोलते हैं महापाषाण काल। ये पूरी तरीके से दक्षिण भारत में डेवलप हुआ है और इस काल में जो मैक्सिमम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो हड्डियों के तौर पे हैं, हड्डियाँ और औजार। और इनके आधार पर ही ये बताया गया कि शवाधान के कितने तरीके प्राचीन भारत में डेवलप हो गए थे और यहीं से मानव एक नई संस्कृति सभ्यता की ओर आगे बढ़ गया। मानव प्रयासों के माध्यम से मानव एक पशु योनि से मनुष्य योनि तक का सफ़र कैसे तय कर रहा है, ये हमने आज स्टोन एज या पाषाण युग के माध्यम से देखा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसके आगे का काल, जिसे आप जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से, और उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता।